आज की वीडियो में हम लोग डीएसएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपना देखेंगे। जानबूझ करके मैंने 2020 का पेपर लिया है। सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत उस पेपर में हुई थी क्योंकि क्वेश्चन को काफ़ी घुमा फिरा के पूछा गया था। और देखेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वही है, बस थोड़ा सा प्रारूप बदला था तो घबराहट ज़्यादा हुई। पिछले कई वर्षों के एग्जाम पेपर आसान थे। अब एक एक टॉपिक और सामने आता है कि सर पेपर जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बना के दे दीजिए। दे सकता हूँ, आसान है। खुद क्वेश्चन बनाऊंगा, खुद ही उसका आंसर जानता रहूंगा, आसान रहेगा, करवा दूंगा। लेकिन आया है 2020 का पेपर, थ्योरी का वेटेज काफी कम हो गया, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच बना दी, खटिया खड़ी हो गई थी सबकी, बस इतना जान लीजिए। लेकिन फिर भी जो ठीक से पढ़े थे पास ना हुए बल्कि अच्छा नंबर ले आए उसमें। तो आइए देखते हैं पेपर कैसा कहता है, क्या कहता है। अगर ठीक से समझ गए तो पेपर कठिन भी आया तब भी सही कर जाएंगे। मजेदार बात यह है, आसान पेपर आएगा तब तो तुम यार वैसे भी कर जाओगे, केवल क्लास की होगे रेगुलर या तुमने थोड़ा सा एफर्ट डाला होगा, दो चार पेपर सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। जब पेपर उलझा देगा तब ये पेपर अगर तुम सॉल्व किए हो तुम्हारे कपाट खुल जाएंगे। आज तक तुमने पढ़ा हो न पढ़ा हो, पेपर देखो, पक्का तुमको फायदा मिलेगा। चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक और कंफ्यूजन है बच्चों को कि सर किससे करें, 2007 से कि 1984 से। सॉल्व पेपर में कई बार बोला गया है कई जगहों पर कि मतलब नए कोड से करा दिया है, लेकिन किताबें कुछ पुराने कुछ नए कोड पे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिलेबस में टेंशन मेंबर में मेंशन है कि आप नए कोड से करिए, बाकी पुराने कोड से करिए, तो उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। देखते हैं कि कैसे जो हम पढ़े हैं उसी के बेस पर इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दें, यानी तीन क्वेश्चन जाहिर सी बात होंगे या चार, उनमें से दो बताना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक 100 गुणा 100 गुणा 8 mm का एंगल 10 mm मोटी गसिट प्लेट से 6 mm के फिलेट वेल्ड से जुड़ा है। यदि प्रभावी वेल्ड लंबाई L1 L2 की माप क्रमशः 191.5 और 75 mm हो तो एंगल कितना बल सहन करने में सक्षम है। यहाँ पर क्वेश्चन में दो अप्रोच है। अगर मैं सही से कहूं तो गलत है ये क्वेश्चन। क्यों गलत है मैं बताता हूं गलती कहां है। अगर ये सही से इंडिकेट नहीं करेगा तो दिक्कत है। बात होती बोला है कि एंगल कितना बल वहन करने में कर सकने में सक्षम है, ये एंगल कितना बल ले लेगा, यानी पी की वैल्यू निकालनी है। भाई पी अगर बल लग रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो दोनों तरफ की वेल्डिंग उखड़ जाए तब ये फेल हो जाएगा एंगल, या तो ये एंगल उखड़े ना, ये एंगल ही टूट जाए कहीं से। तो एंगल टूटने की यदि बात आती है, एंगल की यदि टूटने की बात आती है तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब हम इसको इसको एक टेंशन मेंबर मान करके इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे इस एंगल की। कैसे, ए ग्रॉस लेंगे यहां पर, या ए नेट कह लें। नेट के केस में अगर डब्ल्यू एस एम से कहें तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए नेट इंटू सिग्मा, या सॉरी एफ टी, अगर डब्ल्यू एस एम मेथड से कहें तो एफ टी। ये ए नेट इंटू एफ टी इस एंगल के कटने पर। और एंगल का ए नेट जब वो गसेट प्लेट के एक तरफ जुड़ा हुआ हो तो आपको मालूम होता है कि एक लेग कनेक्टेड होगी, एक लेग रिमाइंडर होगी। तो यहां पर हो जाता है ए नेट का वैल्यू A1 प्लस के A2 अपॉन A1 प्लस के A2, और के का वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पर एक एंगल एक तरफ, तो ये होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ये ए नेट की वैल्यू होगी FT 150। तो आपसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब पूछा गया कि एंगल कितना बल ले सकता है, जानते हैं ये वो नहीं करवाना चाहता था आपसे। कहने को तो एंगल ये भी बल ये भी उसी लगा रहे, लेकिन वो ये क्यों नहीं करवाना चाह रहा आपसे, लिखा तो नहीं है लेकिन इशारा समझिए। वो ये कह रहा है कि हमने दोनों तरफ वेल्डिंग किया है, वेल्डिंग उखाड़ने पे जोर दो, ठीक है ना। अब वेल्डिंग उखाड़ने पे यदि जोर दें तो आपको लगा होगा सर अब इसमें तो बड़ा आप F1 F2 लगाए थे कि मोमेंट लिए थे कि किधर F1 होगा किधर F2 होगा। मैं बस इतना कहूंगा कि ये कहीं पर P लगा होगा, सपोज P कहीं पर लगा है, एक पल के लिए सिंपल बात माने कि ये P कहीं पर लगा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग डिजाइन करते थे इसका ऐसे क्वेश्चन का, करते थे ऐसे क्वेश्चन का डिजाइन, तो हम ये करते थे कि P बल लगा है तो बताओ उसका कितना भाग इधर F1 फोर्स जाएगा, कितना भाग F2 जाएगा। पहली बात कि जो लोग ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लगाए ही नहीं है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन वो हैं
जिसको बिना बिल्कुल नहीं पढ़े एग्जाम में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें आप, एग्जाम में आप क्या लिखेंगे इसमें बताइए। 2020 का ऐसा पेपर था जिसमें कोई तुक्का लगा के पास नहीं हो सकता था, ठीक है ना, उसको पढ़ना पड़ता। तो मैं एक चीज बता दूं, ऐसा क्वेश्चन में याद होगा यदि आपको कि पी फोर्स में F1 और F2 दोनों में बढ़ जाता था। क्यों F1 ज्यादा F2 कम होता था बल, क्योंकि जानते हैं एंगल है, एक तरफ लेग है दूसरे तरफ नहीं है, तो बल एक तरफ ट्रांसफर रहता था। तो इधर बल में क्या रहता था, इसे मतलब ज्यादा लगता था, और यहां पर बल में क्या रहता था, कम ही रहती थी। साधारण शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं तो F1 ज्यादा F2 कम, तो उसमें तो झमेला था। ये आसान है, ये आसान क्यों है, ये आसान क्यों है, सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है। उसमें होता था कि F1 F2 P को संभालते थे, तो हम बांटते थे कि P जो होता है, सॉरी, P जो होता है वो कितना F1 कितना, यहाँ तो आसान कर दिया क्या भैया, F1 की स्ट्रेंथ यानी L1 से जो F1 निकलेगा उसका स्ट्रेंथ निकाल लो, यानी F1 इधर कितना बल झेला गया है F1 बराबर तो होगा KS इंटू FS इंटू L1, इधर का भी हो जाएगा KS इंटू FS इंटू L2। ये आ जाएगा F2 का वैल्यू, ये आ जाएगा F1 का वैल्यू, दोनों फटाक से क्या करो जोड़ दो, तो F1 प्लस F2 बराबर ही तो क्या हो जाएगा P। तो हमसे क्या पूछा, कितना बल झेलेगा, कितना बल झेलने में सक्षम है, लो निकल गया F1 F2। आसान था, एक दो लाइन का बात था। क्या L1 की मदद से F1 निकाल लो, अब वेल्ड की साइज दिया हुआ है, क्या होता है वहां पे L1 L2 का साइज दिया 191.575, अब दिया है यहाँ पे कि 10 mm मोटी गसेट प्लेट से 6 mm फिलेट वेल्ड, 6 mm फिलेट वेल्ड का मतलब यहाँ S की वैल्यू, K का वैल्यू हो गया 0.7, S का वैल्यू 6 दिया है वेल्ड की साइज, FS का वैल्यू 110 या 100 अपने से ले लो तुम, चलो हम 110 ले लिए, L2 का वैल्यू 75 दिया हुआ है। सेम यही चीज यहाँ पर रख देंगे 0 अच्छा हम किससे लगा रहे हैं WSM से, ये LSM से लगाया है, बाहर में जाए, हम लगाएंगे जिससे हम पढ़े उसी से हम लगाएंगे। तो 0.7 इंटू 6 mm, FS का वैल्यू 110, L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 191.5। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा F1 और F2 का वैल्यू, बात समझ आ रही ना। तो यहां से निकालेंगे F1 F2 को जोड़ देंगे, पूरा वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो भी किया हुआ है देखिए वही काम ये करेगा अंत में। देखिए ये P1 फोर्स को निकाला है, P1 मतलब वो L1 के साथ वाला, ये इसको P1 किया है जिसको हम F1 किए हैं, बस वो मेथड बदला है। और लास्ट में देखिए क्या किया गया है, देखिए P1 निकला, फिर उसके बाद देखिए मजेदार बात P2 निकला है, देखिए P2 निकला है, और बाद में क्या किया गया है P1 प्लस P2 कर दिया गया है। तो यही काम वो LSM से किया है, आप WSM से, अरे यार F1 F2 नहीं निकालोगे, F1 अलग F2 अलग, दोनों को जोड़ना है। कितना आसान था वो न्यूमेरिकल, लेकिन चूंकि नया था तो दिमाग घुमा दिया। समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूं। अब बात करो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रिवेट जोड़ के विफल होने के कितने प्रकार हैं समझाइए। रिवेट जोड़ विफल होने कितने प्रकार, अरे रिवेट का ज्वाइंट 3 तरीके से फेल होता है। ये तो सबसे पहला चैप्टर है, तनन अपरूपण धारण। तनन विफलता होती है प्लेट में, अपरूपण और धारण विफलता होती है किसमें, अपरूपण होता है किसमें, केवल रिवेट में, ये प्लेट में विफलता होती है और ये दोनों में होती है, बोथ प्लेट एंड, मतलब जो धारण होता है बियरिंग वो प्लेट का भी और रिवेट का दोनों का होता है। अब तनन विफलता को समझाया है। अब ये तो बड़ा बेसिक बात है कि तनन विफलता को आप यहाँ पर फटेगा, फिर वहां पे आप तनन विफलता कैसे होता है। तनन विफलता में हम लोग करते क्या है, ये देखिए पूरा उसको LSM का फॉर्मूला लिखा है। आप तनन विफलता को समझाएंगे तो PT बताएंगे जो होता है B माइनस ND इंटू क्या होता है T इंटू FT, ये वाला फॉर्मूला बताएंगे तनन विफलता में आप। मतलब प्लेट की पूरी चौड़ाई यदि B हो, उसमें रिवेट होल कितने हो, D करके रिवेट होल हो 3-4 या n नंबर ऑफ रिवेट, तो पूरी चौड़ाई में से नंबर ऑफ रिवेट इंटू n घटा देंगे पूरा, और इंटू T करेंगे, T मतलब मोटाई प्लेट की, और इंटू FT, ये तनन विफलता हो गई। कर्तन विफलता यानी होगा π/4 5D का स्क्वायर इंटू FS होता है, लेकिन इसमें LSM में फॉर्मूला इसका अलग हो जाता है। PS दिखाया है, देखिए एक कट रहा है, ये सब डायग्राम याद है ना, वो तनन में फट रहा था तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक P, और अगर आधा आधा रिवेट हो तो ये P माइनस डी इंटू FT। पर पिच के लिए P माइनस डी होता है, जबकि यदि पिच के जगह पर पूरी चौड़ाई दे, देखो पिच में तो एक ही रिवेट आएगा, लेकिन यदि हम लोग बात करें पूरी प्लेट की चौड़ाई में, तब कितने रिवेट आएंगे, तब जब जितने रिवेट होंगे उतने रिवेट आएंगे पूरी चौड़ाई में। अब यहाँ पे उसमें कितना हो जाएगा, तो उसमें फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिया है क्या, यहाँ पर
NN और N इसका फॉर्मूला लिया है, बोल्ट वाला याद होगा आपको कि आपका क्या होता है, ये बोल्ट वाला फार्मूला अगर जो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ना, ये भी मैं हल्का हल्का हिंट कर दिया, और रिवेट और बोल्ट एक ही जैसा है, लेकिन आप WSM से पढ़े तो आप PS शियर फेल्योर में लगाइएगा तो π/4 और D का स्क्वायर इंटू क्या लगा दीजिएगा FS, FS की जगह पर N लगा दीजिए जहां N नंबर ऑफ रिवेट है, जितने रिवेट करेंगे वैसी विफलता होगी। फिर धारण विफलता आएगी, धारण विफलता में ये फिर LSM का फॉर्मूला है, आप अपना जो लगाइएगा PB इज इक्वल टू होता है dt इंटू FB, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये हुआ तीन तरह की विफलता रिवेट में और तीनों का फॉर्मूला कैसे कैसे होता है। तनन में होगा प्लेट फट जाएगी, शियर में होगा रिवेट कट जाएगा खींचने की वजह से, बियरिंग में क्या होता है रिवेट या प्लेट दोनों क्या होते हैं दब के कुचल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हिसाब किताब हुआ तीनों तरह का। अगला क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है, मजेदार क्वेश्चन वो भी है, आसान लेकिन टेढ़ा, आसान लेकिन टेढ़ा बोला है। मजेदार बात, चित्र संख्या 1 में एंगल 100 गुणा 100 गुणा 8 है, ये दिया हुआ है। 6 mm मोटी गसेट प्लेट से जोड़ने हेतु वेल्ड के स्थान पर रिवेट जोड़ का विकल्पन करिए। फालतू फंसाया आपको, वेल्ड के स्थान पर रिवेट जोड़, यानी यहाँ वेल्डिंग नहीं हुई है, रिवेटिंग हुई है। आज दे दिया है P बराबर 100 किलो न्यूटन, बड़ी गजब बात, कैसे हुई है? ऐसे यहां पर रिवेट लगा देना है, कैट रिवेट लगाओगे तो रुकेगा, बताओ। P बराबर दे दिया है 100, तो यार एक रिवेट पहले चूज कर लो। एक रिवेट जितना, इस वेल्डिंग से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें वेल्डिंग से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे बताओ, वेल्ड की जगह पर फर्जी परेशान, वेल्ड देके बच्चों को परेशान, क्यों दिक्कत? वेल्ड जहां किया गया उसको भूल जाओ, जो रिवेट वहां कितने लगाओगे तो संभलेगा, कितना संभालना है 100 किलोमीटर, निकाल लो एक रिवेट कितना संभाल सकता है एक रिवेट। तो पहले ये पता रहे कि कितने mm का रिवेट यूज हुआ है, तो बस ये क्वेश्चन एकदम इजी। कितना आप कहोगे रिवेट कितने mm का, नहीं दिया है सर, अरे निकाल लो, अनविन का फार्मूला होता है रिवेट का, डाया फाई जो होता है वो होता है 6.05 अंडर रूट टी, यानी 6.05 अंडर रूट 8 mm तुम लगाओगे तो कितना आ जाएगा? तुम यदि इसको लगाओ ऐसे तो अंडर रूट 8 की वैल्यू इंटू 6.05, तो जितना आ रहा है तुम्हारा 17.1, यानी ये कितना आ रहा है 18 mm के आसपास ले लो। ये जब 18 mm आ गया तुम्हारा कि रिवेट 18 mm का होगा, यानी इसमें 1.5 mm जोड़ के 19.5 कर लो, होल्ड आया कर लो, यही चीज ना। अब होल्ड आया 19.5 है, रिवेट वैल्यू नहीं निकाल लोगे, आरबी रिवेट वैल्यू होता है विच इज लेस ऑफ पीएस एंड पीबी, पीएस पीबी में से जो कम हो, पीएस कितना हो जाएगा π/4 और 19.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आइए कितना हो जाएगा पीबी, डी इंटू डी का मतलब 19.5 इंटू टी, मोटाई उसकी 8 mm इंटू एफ बी 300 ले लेना, आइए एफएस का वैल्यू 110 ले लेना। पीएस पीबी में जो कम हो जाए वो आरबी हो जाएगा। आरबी क्या होता है, एक रिवेट के फेल होने के लिए जितना बल चाहिए। तो मान लो तुम्हारा कुछ आ गया, जैसे ये भी वही करेगा, मान लो कुछ आ गया, मान लो 20 पर रिवेट फेल हो रहा है, तो तुम कहोगे 100 झेलना है, तो तुम क्या करोगे, कहोगे 100 झेलना है, तो टोटल लोड है 100, एक रिवेट झेल सकता है 20, कैट और रिवेट लगेंगे 5। बोला चित्र में गसेट प्लेट जो वेल्ड के स्थान पर रिवेट जोड़ मैंने संख्या रिवेटों की बता दो यार, हम निकाल दिए 5, हमने 5 निकाला नहीं, बताए रिवेट वैल्यू निकाल लेना, आरबी दोनों में से जो कम आएगा, और तुरंत क्या करना 100 में डिवाइड कर देना, उससे आ जाएगा। देखो क्या किया गया है, अगर तुमको लग रहा है कि हम गड़बड़ बता रहे हैं, हम बस मेथड चेंज किए हैं। क्यों? देखो अगर हम इसको पूरा एलएसएम से पढ़ाए होते तो तुम कहते सर किताब में तो हमारा डब्ल्यूएसएम दिया, आप ही यानी बन रहे हैं, तो जो पढ़े हो उससे करो, मेरा कहने का ये मतलब है। अब देखो यहाँ पे तुम सिंपल समझो, यहाँ पर क्या किया, सिंपल देखो, सब भाई मोटाई वोटाई लिख दिया, फंसा दिया, इतना सब बवाला कर दिया, कुछ नहीं करना था तुमको। देखो सबसे पहले वो किया क्या है, हमने सबसे पहले रिवेट का डायमीटर निकाला था, देखो ये भी निकाल रहा है, सामान्य व्यास डी 6.05 अंडर रूट टी, यानी ये आया 14, ये 6 mm है क्या, सॉरी मुझे 8 mm दिखा था, ये 8 mm है, 8 mm है, चित्र संख्या में एंगल में 8 mm है, 6 mm मोटी गसेट प्लेट से जोड़ने होती। एक चीज ध्यान रहे, गसेट प्लेट यहाँ 6 mm है, तो जो रिवेट की मोटाई होगी वो गसेट प्लेट की मोटाई के आधार पर लीजिएगा, क्योंकि एक 8 mm एक 6 mm, तो 6 mm का फेल्योर पहले होगा, तो रिवेट का 6 mm के आधार पर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने 8 लिया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है रिवेट कितने mm का यूज होगा, 14.8 दबाया 16 mm लिया। अब 16 mm के लिए तुम क्या करो, सकल व्यास, अब देखो यहाँ पे बोला है डी नॉट का वैल्यू तो 18 mm लिया, भैया जब रिवेट था तो तुम 2 mm क्यों जोड़े, बोल्ट होता तब जोड़ते तो समझ में आता,
लेकिन चलो एलएसएम के थ्रू लगा रहा है तो हमने कर दिया 16 का 18। अब तुम वो बताओ क्या निकाला है। यहाँ वीएसबी जो निकाला है उसका वीएसबी इतना आया है। अब वीएसबी मतलब समझते हो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। आईबीपीबी जो होगा बियरिंग, शियर और बियरिंग में जो कम आएगा वही रिवेट वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे निकाला है पूरा केबी के लिए वैल्यू, केबी का वैल्यू ये एलएसएम से लगा है, तुम इसको वोल्ट में मुझसे पढ़े होगे। तुम बस क्या करना, पीएसपीवी निकालना। ये वीएसबी वीपीबी निकाला है, तुम पीएसपीवी निकालना। अब पीएसपीवी तुम जैसे ही निकालोगे, देखो एक ही लाइन नीचे लिखोगे। देखो यहाँ मजेदार बात क्या लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा है साफ सुथरा शब्दों में, दोनों में से वीपीबी 39.36 कह रखा आता है जोड़ की सामर्थ्य। ये गलत है, जोड़ की नहीं लिखेंगे, रिवेट की सामर्थ्य। वीवीपी में जो 28.97 किलोमीटर, उसका 28 आया है। तुम जो निकालना तो कुछ तो आएगा ही। तुम्हारा रिवेट की वैल्यू है, अंत में क्या किया है, रिवेट की संख्या 100 बटा है जो आया है। तो हम भी तो कह रहे थे कि पीएस और पीवी निकालो और 100 में डिवाइड कर दो। इनका 4 रिवेट आया, हमारा 5 आया था। आया नहीं था, जो निकालोगे आएगा। मेरा मतलब समझ गए, कितना आसान था। बस देखो क्वेश्चन में दिक्कत ये है, बोला जाता 4 16 mm 5 के रिवेटों का प्रयोग किया जाए। ये तो बड़ा निपटा दिया हल्के में भैया। क्वेश्चन था आसान, बस कुछ नहीं करना था। जो लोडवा दिया था उसमें आरबी से क्या करना था, डिवाइड करना था। समझ गया बात को ना। यानी कहानी सीधी सीधी यदि यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, कहानी यहाँ पे सब सीधा सीधा क्या किया जाए, किसी एक भाग का उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, IS 800 2007 के अनुसार एक तनन अंग के अभिकल्पन हेतु प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। तनन के अभिकल्पन की प्रक्रिया समझानी है, किसके अनुसार, 2007 के अनुसार। इस बार तनन में टेंशन मेंबर तो 2007 के अनुसार आ ही सकता है। कैसे करेंगे टेंशन मेंबर 2007 के अनुसार, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तनन अवयव का जब लेते हैं तो ए नेट हम निकालते थे उसमें WSM के थ्रू। इसमें क्या करेंगे, तो ए नेट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले तनन अवयव के नेट एरिया की क्या करेंगे, गणना करेंगे। नेट का देखिए फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो होता है AN 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा M1। ये फार्मूला होता है किसका, टेंशन मेंबर की दो स्ट्रेंथ निकाली जाती है 2007 के अनुसार। एक स्ट्रेंथ होती है उसका यील्डिंग ऑफ ग्रॉस और दूसरा होता है रप्चर ऑफ नेट। तो हम रप्चर ऑफ नेट से, ये फार्मूला सब लोग जानते होंगे, TDN का फार्मूला है, रप्चर ऑफ नेट 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा N1। यहीं से हम AN का वैल्यू निकाल लेंगे। AN बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा TDN इंटू गामा M1 अपॉन 0.9 FU। यहीं से तो आ जाएगा। यदि हम लोग AN को छोड़ दें वहां पे तो बाकी को यहाँ पे भेज दिए और उसको उधर भेज दिए, तो यहाँ पर देखिए TDN इंटू गामा M1 ये पूरा आ गया। यानी ए नेट यहां से निकलेगा, क्योंकि आने वाला बल, अब ये क्या हुआ, तनन अवयव का विकल्पन करना है तो सबसे पहले आने वाला लोड दिया गया होगा, तो लोड यहाँ पर T रख देना और FU उसका जो रप्चर स्ट्रेंथ है वो रख देना। ये तो 1.25 फिक्स होता है, तो इससे ए नेट पता चल जाएगा। बात सुना, ए नेट मतलब नेट एरिया, समझ में आ रही बात। यहाँ FU प्लेट की अधिकतम तनन सामर्थ्य और गामा M1 1.25। अब खंड के चयन हेतु आप जानते हैं कि ए नेट, अच्छा उसमें ए नेट कैसे निकालते थे, इसमें ए नेट का ये फॉर्मूला है। WSM में ए नेट का फॉर्मूला जो था वो कितना था, लोड P अपॉन क्या FT कर देते थे तो ए नेट आ जाता था। इसी ए नेट का 40 से 50% या 30 से 40% बढ़ा करके एक ग्रॉस ले लेते थे, ठीक है। तो भैया ए नेट यहां से निकलता था तो 40-50% बढ़ाते थे। बस उसी ए नेट का फॉर्मूला WSM LSM से अब ये वाला हो जाएगा TDN इंटू गामा M1 अपन 0.9 FU। वहां पे FU क्या होता है, रप्चर स्ट्रेंथ है उसकी जो 400 ली जाती है प्लेट की। गामा M1 जो होता है 1.25 है, जो रप्चर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। TDN जो होता है वो जो आने वाला लोड है उस पर, वो लोड है उसका जो नेट उसका वो है। तो अब उसके लिए ए नेट यहाँ का भी निकला, यहाँ का भी। अब ए नेट निकलने के बाद जो ए ग्रॉस है वो ज्यादा होता है नेट से। ए ग्रॉस कितना होगा, 40 से 50% बढ़ा लीजिए। यदि रिवेट है या और वेल्ड है तो 20 से 30% बढ़ा लीजिए। सकल क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल का उपयुक्त खंड स्टील टेबल से चुने। मतलब आपको ये पता चला कि ए नेट इतना चाहिए तो ए नेट को थोड़ा बढ़ाइए ताकि ए ग्रॉस में से कटौती हो के ए नेट बचे। तो ए ग्रॉस जो है वो थोड़ा ज्यादा लीजिए, ए नेट से 40-50% बढ़ा लीजिए। रिवेट और बोल्ट हो तो और वेल्डिंग हो तो 20 से 30% बढ़ा, क्योंकि वेल्डिंग में कटौती कम होती है।
तो 20 से 30% आप या 40-50% बढ़ा लिए। सकल क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल का उपयुक्त खंड स्टील टेबल से चुने और सिरा जोड़ की स्थिति के अनुसार खंड का, अब जब स्टील टेबल से चुने तो फिर उसका स्ट्रेंथ निकालिए। मान लीजिए आपको दिया गया है इतना लोड के लिए एक सेक्शन चूज करिए, आपने कहा अच्छा इतना लोड है, उसका इतना लोड के लिए लगभग इतना हमें नेट एरिया चाहिए, तो चलो इस नेट एरिया के हिसाब से ये ग्रॉस एरिया होगा, ये ग्रॉस एरिया के बराबर एक टेबल से सेक्शन चूज कर लें। देखें जरा अब ये सेक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं, चेक करें। तो उस सेक्शन को चेक करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, और उसका स्ट्रेंथ निकालने की प्रक्रिया वही पुरानी जो थोड़ी जटिल होती है। वो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहला उसका टीडीजी निकालेंगे, मतलब उस सेक्शन को आप चेक करेंगे, उसका टीडीजी मतलब उसका ग्रॉस, और वो कितना होता है, वो होता है एफ वाई यानी यील्डिंग ऑफ ग्रॉस Kg अपॉन गामा एम नॉट। यहां पर ये इसका ग्रॉस निकालें, ये इसका खंड टूटने के कारण उसका टीडीएन जो होता है, टीडीएन में याद करिए ये फॉर्मूला होता था, तो यहाँ पर 0.9 ANCFU ये कनेक्टेड, ये आपका जो नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग है, ये नेट एरिया ऑफ सॉरी आपका रिमाइंडर लेग है। तो इन सब लेग को यहाँ पर यूज करके टीडीएन का ये फॉर्मूला था, जिसमें बीटा की वैल्यू जो होती है थोड़ी सी टिपिकल आती थी, जिसमें कोड अलाउ था, याद करिए आप। तो कहने का ये मतलब था, ये मत लगाइए, अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 0.9 की जगह अल्फा एनसी इंटू एफ यू अपन गामा एम ऑन कर दीजिए, तब भी सही है, इससे निकाल लीजिए। मतलब कहने का मतलब टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ 2007 है, जो सेक्शन आपने चूज किया अब उसकी स्ट्रेंथ निकालिए और देखिए कि क्या वो स्ट्रेंथ आने वाले लोड से ज्यादा है या कम है। आवर स्ट्रेंथ और चूजन स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन द अपकमिंग लोड, तो ठीक है, और नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो फिर ये क्या करें, इससे ब्लॉक कर्तन के कारण तीनों से उसका स्ट्रेंथ निकाल लिए, और आगे लास्ट में एक लाइन लिखा हमने, देखो निकालना नहीं है, बस प्रोसेस बता के छोड़ देना है। बोला कि उपयुक्तता चरण 6 से प्राप्त अभिकल्पन तनन की सामर्थ्य, अभिकल्प तनन भार से अधिक है तो यह खंड सुरक्षित है। तनुता अनुपात में जांच भारतीय मानक IS 800 के अनुसार की जाएगी। ये लास्ट वाली लाइन यदि आप छोड़ भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब यार प्रोसेस वही है। ए नेट निकालो, ए नेट के आधार पे कुछ बढ़ा के एक ग्रॉस लो, एक ग्रॉस जो आया उसके आधार पे एक सेक्शन चूज करो, उस सेक्शन को चेक करो कि उसकी सामर्थ्य कितनी है। सामर्थ्य निकालने के लिए वही प्रक्रिया यूज होगी जो सामर्थ्य निकालने का सिस्टम है, और उसके बाद तुम जा करके उसको चेक करो कि उसकी सामर्थ्य ज्यादा है कि नहीं, आने वाले बार से है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो ये प्रक्रिया थी इसके लिए। अब अगली बात यदि करते हैं, देखो इसका फिर बोला आपका यहाँ पे अगला चीज कि रिवेट का, लास्ट में प्लेट का तो हो गया, रिवेट जोड़ का विकल्पन, रिवेट मान ज्ञात करें, रिवेट की संख्या ज्ञात करें, लेखक इसे चेक करें। बात समझ में आ रही ना। एक चीज जान लीजिए, रिवेट जोड़ का विकल्पन में जैसे मान लीजिए आपकी प्लेट ठीक है, मतलब आपने जो चूज किया सेक्शन वो पर्याप्त मजबूत था, लोड ले रहा था, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ रिवेट आप कैसे निकालेंगे उसके लिए, तो आने वाला लोड जो था उस पर P, P अपॉन जो रिवेट वैल्यू है, रिवेट तो चूज कर ही लेंगे आप 6.05 अंडर रूट टी से, रिवेट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ रिवेट लगा देंगे, बन गया खंड। खंड का चुनाव भी हुआ, उसकी जांच हुई कि वो सही है कि नहीं, उसको रिवेट लगा के फिट भी कर दिया गया। रिवेट कैसे लगेगा, पहले उसका डायमीटर चूज कर लेंगे रिवेट का डायमीटर 6.05 अंडर रूट टी से, और फिर उसका आर भी निकाल लेंगे। ये प्रोसेस हुआ सॉल्व करने का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक टी सेक्शन जिसे 260 किलोन्यूटन का तनन बल वहन करना है का विकल्पन करें, 100 मिलीमीटर मोटी गसेट प्लेट तथा 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट का प्रयोग करें। सेम ऊपर वाले की तरह जो प्रोसेस पूछा था, अब क्वेश्चन पूछ दिया। देखो एक टेंशन मेंबर के अभिकल्पन के चरण समझाइए, इधर दे दिया न्यूमेरिकल, बस वही चरण अप्लाई करेंगे। आने वाला लोड कितना है 260 किलोन्यूटन, आने वाला लोड कितना है 260 किलोन्यूटन। सबसे पहले ये नेट निकालेंगे ना, बताओ सबसे पहले ए नेट निकालेंगे कि नहीं। देखो आने वाला भार यदि 260 है तो जब एलएसएम से कोई डिजाइन करते हैं तो लोड फैक्टर का यूज करते हैं, मानेंगे कि 1.5 गुना ज्यादा लोड आएगा, यानी कितना लोड आएगा 390, 1.5 से गुणा कर लेना 260 में। बात समझ रही ना। तो पहले तो जान लो आने वाला लोड जो होता है उसको बढ़ा के लेना 390। अब एक चीज जान लो कि इसमें अब जो ये रिवेट व्यास हमको डिसाइड नहीं करना, पहले से दे दिया 20 में, तो अब बोल्ट की सामर्थ्य कितनी हुई 400 दिया हुआ है, एफ प्लेट की अधिकतम सामर्थ्य 410 है, बोल्ट का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1.25, प्लेट का आंशिक सुरक्षा गुणांक 1, ये सब दे दिया। लेकिन अब हमको चरण में जब पहुंचेंगे, ये सब तो दी हुई चीजें हैं, ये सब तो दिया हुआ है, सब दिया हुआ है,
अब हमें निकालना है सीधे ए नेट का और ए ग्रॉस का। ए ग्रॉस ही निकाल लो या ए नेट ही निकाल लो। तो ए नेट निकाल के 40-50% बढ़ाओ, या फिर ए ग्रॉस भी निकाल सकते हो। तो ए नेट का फॉर्मूला जो था वो ए ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए टीम देखो, जब जब तुम WSM से सॉल्व करते हो तो एक ही फॉर्मूला होता है, ए नेट इंटू एफ टी होता है, ठीक है ना। आज की क्लास मैं गारंटी दे रहा हूं समझ में उन्हीं को आएगी ना जो DSS पढ़े हैं। मैं माफी चाहूंगा, जो नया बच्चा है उसको दिक्कत आएगी इसमें, जो पढ़ा ही नहीं उसको दिक्कत आएगी, जो पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि है ये पेपर सबसे कठिन और इसको आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, बट इतना आसान था नहीं। 2020 का पेपर थोड़ा कठिन आया था, ठीक है। तो इसके बाद वाले पेपर बल्कि आपको समझ में आ जाएंगे, उसमें थ्योरी ज्यादा रहती है, लेकिन डरिए उस समय से कि जब न्यूमेरिकल आ जाए। कम से कम शुरू के 4 चैप्टर कंप्रेशन मेंबर तक तो तैयारी रखिए आप, ये जान लीजिए। अब ए नेट इंटू एफ टी, इसमें तो ए नेट के आधार पर ही डिजाइन होता था, लेकिन जब एलएसएम की बात आती तो एलएसएम में टेंशन के 2 स्ट्रेंथ होते हैं, एक टीडीएन होता है, एक टीडीजी होता है। तो टीडीएन का फॉर्मूला होता है 0.9 AN इंटू एफ यू अपॉन गामा M1, और टीडीजी का होता है एजी इंटू क्या FY इंटू गामा M0। ये 2 फार्मूला होता है, बात समझ में आ रहे हैं। तो ये दोनों टेंशन के फार्मूले होते हैं, और एक ब्लॉक शियर वाला अलग होता है टी, उसका जो होता है आपका ब्लॉक शियर का फार्मूला। ब्लॉक शियर का मतलब होता है, उसको आप कह लीजिए कि जो नहीं बीच बीच से ऐसे उखड़ के फट जा रहा था, शियरिंग में फेल हो रहा था, ब्लॉक। अब जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा इनको टेंशन नंबर। तो इसी तरीके से हम जैसे ए नेट निकाल के 40-50% बढ़ाएं, तो एक फार्मूला ए ग्रॉस का भी तो हमारे पास है। तो हम लोग जानते हैं कि आने वाला बल 390 गुणा 10⁻³ है। ए ग्रॉस हमको तो चूज करना नहीं मालूम है, हाई FY 250 है, हाई कितना है आपका, जो आपका ये, तो यील्डिंग ऑफ ग्रॉस होता है। तो यील्डिंग इस वाले फार्मूले में रखे हैं हम लोग इसको, चाहे तो इसमें रखते तो AN आता, इसमें रखेंगे तो AG सीधे आ जाएगा, ए ग्रॉस, इसमें AN आता, इसमें सीधे ए ग्रॉस यहीं से निकल के आएगा, तो आएगा 1716 स्क्वायर mm, ठीक है ना। अब चूज किया गया ISA 110 गुणा 110 गुणा 10 mm, जिसका ये 1716 है, इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, कितना 1716 की जरूरत थी एक ग्रॉस की नियर अबाउट, अब बढ़ाया है सीधे 2106। तुम देखना कि 1716 से ऊपर का कोई एरिया रहे, 100 स्क्वायर mm कम से कम ज्यादा रहे, फेल हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा कर फेल हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ। ब्लॉक शियर वगैरह भी आ रहे हैं, ये तो खाली एक बेसिस पर लिया गया है, ठीक है। तो अब तुम देख लो यहाँ पे ए ग्रॉस 1716 आया, उसको बढ़ा के 2106 ले लिया है। अब चेक किया 2106 वाले को, 2106 वाला लगाएगा और चेक करेगा। तो टी सेक्शन चूज करना है जिसका एरिया कितना हो, टी सेक्शन ऐसा चूज करना है जिसका एरिया कितना हो, एक मतलब 1716 हो। तो ये टी बोला है तो एंगल क्यों चूज किया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो टी सेक्शन बोला है तो आप टी सेक्शन चूज करिएगा टेबल से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों से क्या बोला है, एक टी खंड का, तो टी खंड में इन्होंने क्या कर लिया है, क्या चूज कर लिया बताइए, इन्होंने क्या चूज कर लिया है, ISA मत चूज करिएगा आप, टी सेक्शन जाइएगा, टेबल में टी सेक्शन होगा, उसमें से टी सेक्शन ऐसा चूज करिएगा जिसका ये ग्रॉस इतना हो। और जब टी सेक्शन इसका पता चल गया नियर अबाउट यही होगा, ये ISA लिए हैं, आप टी सेक्शन लीजिएगा, फिर टी सेक्शन की जांच करिएगा सामर्थ्य की। टी सेक्शन का क्या निकालेंगे, जो चूज किए हैं उसकी सामर्थ्य पर्याप्त होनी चाहिए, कितनी, जो 390 आ रहा है ना उसके लायक होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, रिवेट का व्यास 20 mm है, सकल हो जाएगा 22 mm, किनारा दूरी लेंगे 1.5 D नॉट, इस किनारा दूरी हो गया, पिच जो हो गया 2.5 D, ये सब मानक है। 2.5 गुना लिया जाता है सामान्य व्यास का, किनारा दूरी 1.5 गुना लिया जाता है, ये सब निकाल लिया गया। अब देखिए रिवेट का शियरिंग निकाला गया है कितना है, और ANB, और रिवेट का जो है शियरिंग यहाँ से निकल के आया, और रिवेट का शियरिंग निकल के आया 45.26, मतलब रिवेट जो फेल होगा वो 45.26 किलोमीटर फेल होगा। और जो रिवेट का बियरिंग होगा, बियरिंग का फॉर्मूला रखा, और बियरिंग में देखिए बड़ा केबी का कई वैल्यू होता है, याद कर लीजिए, पीबी निकालते समय केबी का वैल्यू निम्न में से जो सबसे कम हो वो लिया जाता है। तो रिवेट वैल्यू निकाल रहा है बेसिकली, अब रिवेट वैल्यू निकाल लेगा, तो यहां से भैया हो गया रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू निकाला है, तो ये टोटल देखिए पीवी 82 आया है, वो 45 आया है, तो 45 वाला लेगा ये। तो जो यहाँ पर जो फिर जोड़ की सामर्थ्य बोला, यहाँ क्या होगा, रिवेट की सामर्थ्य,
तो रिवेट की सामर्थ्य यदि 45 कुल लोड आ रहा 390 बता 45.2 तो 10 रिवेट लगेंगे। तो ये आसानी से क्या किया यहाँ पे, रिवेट लगा के इनको जोड़ दिया। अब क्या करेगा, देखो ये एंगल चूज करके पूरा न्यूमेरिकल लगा दिया, एंगल चूज के बोला टी सेक्शन है, तुम टी जोड़ोगे तो ये जो एंगल का स्ट्रेंथ निकाला है ना, ये वो पूरा फलाना डिंका, देखो जो सेक्शन चूज किया है उसका अंत में जो स्ट्रेंथ ये निकाला है, देखो विवादित पेपर है इसलिए लिए हैं दोस्त, तुम ये मत सोचना कि सर हम लोग को उल्टा सीधा पेपर, हम जानबूझ के स्कूल में देखो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, और सॉल्यूशन करने वाला देख लो कैसे सॉल्यूशन किया है। सॉल्यूशन एग्जामिनर तो नहीं किया है, जाहिर बात पेपर है, तो तुम लोग जो साल पेपर के दम भरोसे बैठ जाओगे, तो थोड़ा गलत सही ढूंढने के लिए हमने ये पेपर लिया है कि हम लोग गलत सही चीजों को भी समझते जाए। इसने स्ट्रेंथ निकाला इस पूरे एंगल का जो उसने चूज किया था, तो स्ट्रेंथ आया 435, जबकि झेलना था 390, तो ये कह दिए हाँ इसलिए सुरक्षित है भैया, सुरक्षित तो है, बनाना था टी सेक्शन तुम बना दिए एंगल सेक्शन, यही सुरक्षित है तुम्हारा, करना वही है, बस एंगल टी चूज करके उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। तो तुम करके देखो हो जाएगा, ठीक है ना, बशर्ते प्रक्रिया इनकी बदलेगी। चलो वहां तक थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, ये क्वेश्चन तो आसान है, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन दिया वो तो आसान है। क्या क्वेश्चन है नीचे वाला जरा देख लो ध्यान से एक बार। दो ISLC 400, ISLC 400 माने चैनल सेक्शन है, खंड इस प्रकार से रखे गए हैं कि उनके फ्लैंज अंदर की ओर हैं, इनके बीच चित्र के अनुसार डी दूरी ज्ञात करें। देख रहे हो हाई डी दूरी पूछा है इनके बीच में, हाई एंगल सेक्शन रखे गए हैं दो ठो, इनके बीच की दूरी डी पूछा है, ताकि बोल रहा है ताकि अधिकतम व्याकुंचन प्रतिरोध यानी बकलिंग रेजिस्टेंस प्राप्त किया जा सके, यदि स्तंभ की प्रभावी लंबाई 5.5 मीटर हो तो इसकी सामर्थ्य ज्ञात करें। मजेदार बात देखो, ISLC 400 का क्या गुणधर्म जानते हो, तुमको एक चीज बताए थे, इन जब रखा जाता है तो कुछ नहीं, ऐसा रखा जाता है कि इनका IXX पूरे का और पूरे का IYY आपस में क्या हो जाए बराबर, तो इसका अकेले का तो IYY चाहिए ना, अकेले का, और अकेले का IXX भी चाहिए, तो अकेले एरिया एक का कितना है 5825, IXX IYY और CYY क्या है, इसका इससे लेकर के इसके पीठ से इसकी दूरी होती है वो है 23.6, पीठ से सेंट्रॉइड की दूरी 23.6, बात समझ आ रही ना। तो ये सब जो है हिसाब किताब वो क्या कह रहा है, तो इनके बीच की दूरी डी कैसे निकलेगी, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है डी है, तो करो ना ट्रांसफर, तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसा सेट करना है कि IXX और IY हमेशा बराबर हो। अब एक चीज तुम जान लो अच्छे से, RXX भी निकाल लिया 155 mm दिया हुआ है, अब पूरे खंड के लिए IXX कितना होगा, पूरे खंड के लिए IXX, एक का IXX गुणा दो, क्यों, क्योंकि एक ही एक्सिस पे है, देख लो IXX में दिक्कत नहीं है क्योंकि XX सबका, इसका भी वही है, इसका भी वही है, पूरे सेक्शन का भी वही, लेकिन YY में ना देख रहे हो इनका YY यहाँ है, इसको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, पूरे सेक्शन का IYY यहाँ है, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, इसका अपने एक्सिस पर IYY प्लस A इंटू इनके एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, IXX पूरे सेक्शन का निकालेंगे तब तो 2 से गुणा कर दोगे XX, लेकिन YY के समय पूरे खंड का YY, इसका YY प्लस एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर, तो देखो IXX में तो सीधे 2IXX कर दिया, लेकिन IYY में IYY प्लस A1 इंटू एक्स स्क्वायर, समांतर अक्ष प्रमेय लगा है, यहाँ पे बोला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़ा है ना, कोई 5 मिनट का वीडियो यूट्यूब से देख जाइए, चाहे मेरा ही वीडियो सोम का है उसमें पढ़ाया गया, उसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये IYY है, IYY 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इसको भी ट्रांसफर किया, इसको भी निकाला, तो IYY ये आ गया। अब IYY में x तो मिसिंग है, x क्या है, x डिस्टेंस है, किसके कौन सी डिस्टेंस है x को मान लिया है इसने, x को इसने क्या मान लिया है, x को इसने मान लिया है इस YY और इसके केंद्र के बीच की दूरी x को, तो बस x की वैल्यू जैसे ही आएगी उसमें 23.6 जोड़ देना, 23.6 जोड़ देना, तो जो आएगा वो पूरा आ जाएगा, 2 से गुणा कर देना, बस d की वैल्यू आ जाएगी। मतलब x निकालो, x में 23.2 जोड़ो, आज पूरा ये आधा हुआ, उसका 2 गुना कर दो 2 से, खत्म हो गया बवाल, बात समझ रही ना। यानी देख लो यहाँ पे आया तो IXX, देखो दोनों दिशाओं में समान व्याकुंचन प्रतिरोध, दोनों IXX बराबर IY होगा, तो देखो ये IXX हो गया, ये IY हो गया, यहां से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 152.45 आई,
अब देखो x की वैल्यू यदि 152.45 है तो बस अब क्या होगा, d बराबर क्या होगा, x में बोले थे ना कि जोड़ देना 23.6, गुणा कर देना 2 से, दोनों तरफ का हो जाएगा। तो x प्लस सी वाई वाई यानी x प्लस 23.6 जोड़ दिए, गुणा कर दिए 2 से, आया 352.1। यानी यदि 352.1 की दूरी पर रखा जाएगा तो दोनों तरफ व्याकुंचन प्रतिरोध क्या होगा, कॉलम का बराबर होगा, मस्त कॉलम बनेगा। तो ये तो हो गया डी निकालना। लेकिन आगे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, डी ज्ञात करें, तो डी तो 352 कुछ आ गया। यदि स्तंभ की प्रभावी लंबाई 5.5 मीटर हो तो सामर्थ्य भी, सामर्थ्य कैसे निकलेगा, सामर्थ्य होता है ए ग्रॉस उसका ले लेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बताइए, उसके सॉरी सिग्मा एसी से। अब ये अगर एलएसएम से लगाएगा तब बात दूसरी हो जाएगी। तो तुम लगाना इसको किससे, ए ग्रॉस इंटू सिग्मा एसी, सिग्मा एसी वही टेबल से तनुता अनुपात के आधार पर निकलेगा। तो अब तुम करोगे क्या, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने एल इफेक्टिव और आर मिनिमम के आधार पर, आर मिनिमम टेबल से ही पढ़ा था, के आधार पर तनुता अनुपात निकाल लिया, कितना 35.48 है। अब तुम टेबल से जाना तनुता, ये काम मत करना जो ये किया है। तनुता अनुपात के आधार पर तुम सिग्मा एसी टेबल से भी पढ़ सकते हो, या फिर तुम फार्मूला लगा सकते हो 0.6 FCC FY अपॉन FCC टू द पावर n प्लस FY टू द पावर n होल टू द पावर क्या 1/n। ये फार्मूला लगा देना सिग्मा एसी का, इससे भी आ जाएगा। यहाँ FCC का वैल्यू पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा होता है, तो उससे भी आ जाएगा किसका, सिग्मा एसी का वैल्यू। तो तुम ए ग्रॉस कितना होगा, एक का एरिया चैनल का, टेबल से पढ़ के पीछे रखे हो तुम, एक का एरिया कितना है, देखो यहाँ पे एक का एरिया 5825 है ना, गुणा 2 करना दोनों, तो एरिया ए ग्रॉस इंटू सिग्मा एसी कर देना, सीधे आ जाएगा कितना, क्यों कितना भार वहन कर सकता है। वही भार वहन क्षमता इसकी किससे निकाला गया है, एलएसएम से निकाला गया है। तो आया है कुछ यहाँ पे 2375.20 किलो न्यूटन, तुम्हारा कुछ अलग है। अब बताओ यहाँ पे निम्न को परिभाषित कीजिए या समझाइए। आबंधन रिवेट, टैकिंग रिवेट क्या होता है, टैकिंग रिवेट याद है, दो एंगल सेक्शन जब गसेट प्लेट से दोनों तरफ जुड़ते हैं तो आगे जाते हैं। मतलब एक तुम देखे होगे यहाँ पे ऐसे कोई गसेट प्लेट है, मान लो ऐसे कोई गसेट प्लेट है, अब कोई एंगल सेक्शन क्या हुआ, इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे, और दूसरे तरफ से भी आ रहा है, एक और एंगल सेक्शन उधर से आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में इनको आपस में जोड़ा जाता है आगे जाकर के। यहाँ जो रिवेट लगते हैं वो तो खींचने पर कटेंगे, लेकिन इनको आपस में आगे गसेट प्लेट से आगे जगह जब जोड़ा जाता है तो इनको टैकिंग रिवेट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। तो आबंधन रिवेट किसको बोलते हैं, परिभाषा है, एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा। आबंधन रिवेट, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, किसी खंड पर कंप्रेशन फोर्स लगने पर जिधर की तरफ इसका झुकाव ज्यादा हो, जिधर की तरफ ये बकल कर ज्यादा होने का चांस हो, उधर की त्रिज्या इसकी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहलाती है। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, आर मिनिमम बराबर होता है क्या, आई मिनिमम अपॉन ए, यही तो फार्मूला होता है। तो ये सब बताया। फिर उसके बाद बोला है क्या, जालक पद्धति का मूल सिद्धांत, लेसिंग सिस्टम, लेसिंग सिस्टम पढ़े हो ना, बैटनिंग और लेसिंग सिस्टम कॉलम में जोड़ा गया। पहले हम दिखा भी देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में संपीड़न उपांग यानी कंप्रेशन मेंबर के अधिकतम तनुता अनुपात का मान, ये तो ये तनुता अनुपात का मान क्या होता है मैं भी बताता हूं, पहले बाकी सिस्टम को समझ लो। टैकिंग रिवेट तुम समझ लिए। फिर उसके बाद आर मिनिमम पूछा है, देखो आर मिनिमम का फार्मूला यहाँ पर लिख दिया होगा, यहाँ पर आई बराबर आर बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आर बराबर आई बाई ए, तो आर मिनिमम बराबर आई मिनिमम अपॉन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद जालक पद्धति का मूल सिद्धांत, लेसिंग सिस्टम क्या होता है, तो लेसिंग सिस्टम क्या होता है याद करो, ये कॉलम जब आपस में बनते हैं तो इनको क्या होता है, जालक पद्धति द्वारा क्या होता है, जोड़ा जाता है। ये सिंगल लेसिंग है, ये क्या है आपका डबल लेसिंग है। बात समझ आ रही ना, डबल लेसिंग। तो ये हुआ सिंगल और डबल लेसिंग सिस्टम, जालक छड़ें एक बनाई गई है पूरी एक दूसरे से, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, ये मुख्य है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी ये पूछता है। एक चीज जानते हो, सिलेंडरनेस रेशियो तुम पढ़ते हो किसी कॉलम वगैरह का, तो तुम कहते हो सर ये कितना है इसका सिलेंडरनेस रेशियो, ये ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सिलेंडरनेस रेशियो उतना घटिया क्या है उसका संपीड़न सामर्थ्य होगी, यानी वो लंबा कॉलम होगा, ज्यादा सिलेंडर मतलब ज्यादा लंबा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके लिए कोड ने रिकमेंडेशन भी दी है कि यदि कोई ऐसा मेंबर है
अचल भार तथा चल भार वहन करने वाला, यानी संपीड़न, संपीड़न भार, ये संपीड़न भार वहन करने वाला है, तो उसका तनुतानुपात कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अलाउ नहीं। भले कितना भी स्ट्रेंथ कम हो जाए, कहोगे सर 180 होगा तो अलग स्ट्रेंथ होगी, कम आएगी, यही ना, अलाउ ही नहीं कोड में, ये याद करना पड़ेगा, ये कोड का रिकमेंडेशन। हवा या भूकंपीय भार वहन करने वाले बशर्ते विरूपण से संरचना के किसी भाग में प्रतिबल प्रतिकूल प्रभाव न पड़ते हो 250। हालांकि ये ठीक से नहीं लिखा है, मैं यहाँ ठीक से यहाँ नहीं लिखा है, इसका ठीक तरीका नहीं है, गलत तरीके से लिखा है यहाँ पे। छत अथवा कैंची में टाई अथवा नहीं, ये याद मत करिएगा, इसको मैं आपको अलग से दे दूंगा, कोड का रिकमेंडेशन यहाँ ठीक से नहीं लिखा है। क्यों? ये हिंदी में ना कन्वर्जन में गलती हुई है, कोड इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में कन्वर्जन करने में ये गलत लिख दिया है चीजों को। देखिए होता असल में है कि टेंशन मेंबर का तनुतानुपात 400 तक, मैं सब बताइए तो 3 ही दिया है, टेंशन मेंबर का जिस पर प्योर टेंशन आ रहा हो, प्योर टेंशन 400 तक चलेगा तनुतानुपात। ऐसा कोई मेंबर जो टेंशन मेंबर हो, टेंशन मेंबर हो उस पर तो 400, लेकिन जिस पर हवा वगैरह के कारण कभी कभी कंप्रेशन भी आ जाए, रिवर्सल इफेक्ट, 350। देखिए जिस पर हवा या भूकंपीय भार के कारण प्रतिबल के प्रत्यावर्तन की संभावना हो वो टाई, मतलब हो वो टेंशन मेंबर, प्योर टेंशन है तब तो 400 तक झेलेगा, लेकिन हो टेंशन मेंबर लेकिन हवा वगैरह के कारण कभी कभी पलट के कंप्रेस, हवा चली तो कहीं बेंडिंग हो गया तो एक सीधा में कंप्रेशन, तब 350। यदि आगे बढ़े कंप्रेशन मेंबर की बात करें तो हो वो कंप्रेशन मेंबर लेकिन कंप्रेशन की वजह जो हो वो हवा या भूकंपीय भार हो तब 250, और अगर प्योर कंप्रेशन मेंबर हो तब 180। ये है, ये याद करने का तरीका इसका जो होता है ना वो ठीक से समझ के याद करने वाला। वैसे पूछा है कभी, आज तक ये पूछा नहीं था, ये जेई में पूछता है कि किसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, सीधे जेई में कंडीशन बताएगा कि ऐसा कंडीशन है बताइए किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सिलेंडरनेस रेशियो, बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें आगे, बोला गया है एक धरन जो संपीड़न फ्लैंज में आबद्ध है, आबद्ध मतलब समझ रहे हैं, धरन है और ये लैटरली रिस्ट्रेंड है, लैटरली रिस्ट्रेंड है मतलब पार्श्व निरोधित है, लैटरली रिस्ट्रेंड है। तो ऐसी धरन जिसका ISLV 350 @ 49.5 से बना है, धरन का प्रभावी पार्ट 5.5 मीटर है, इसके ऊपर अपने भार सहित, मतलब इसका सेल्फ लोड नहीं लेना है, कुल जो लोड आ रहा है 30 किलोन्यूटन पर मीटर का अध्यारोपित भार आ रहा है। यदि धरन शुद्धा लंबित हो तो धरन की जांच नमन अपरूपण तथा विक्षोभ में करें। बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया, कैसे भैया मैं बता रहा हूं, देखो इस पर हम लगा के दिखा दे रहे हैं लोड, इस पर अच्छा ये किया ना कि हमको लोड दे दिया और कह दिया तुम लोड दिया कितना, इस पर लोड दिया 30 किलोन्यूटन पर मीटर का, 5.5 मीटर का क्या है इसका 5.5 मीटर पार्ट है, 30 किलोन्यूटन भार आ रहा है, यानी इस पर मोमेंट कितना आएगा, इस पर मोमेंट कितना आएगा WL²/8, यानी इस पर आएगा W का वैल्यू है 30 कूलम आ रहा है, L का वैल्यू 5.5 का स्क्वायर अब 8, कुछ तो मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, कुछ तो आएगा ही। अब इसका जांच करना है तुमको नमन में जांच करना है, तो FB बराबर जो होता है वो होता है M/Z, समझ रहे हो बात को, मतलब उत्पन्न बेंडिंग स्ट्रेस, तो M का वैल्यू यहां से लोगे और Z कहां से लोगे, इस बीम का सेक्शन मॉडुलस है Z इस बीम का सेक्शन मॉडुलस है, कहां से मिलेगा, टेबल से। टेबल कैसे, अरे सर जाएंगे टेबल में देखेंगे ISLV 350 का, ISLV 350 जो बीम होगी उसका Z हम पढ़ लेंगे टेबल से, ZXX, और वही ZXX की वैल्यू ले जाके यहां रख देंगे तो पता चलेगा। M तो पता चल गया सर, लोड से पता लगा लिए हम, लोड दिया था हमको, स्पैन भी दिया था, M पता चल गया सर, Z हम टेबल से पढ़ेंगे, देखेंगे कि FB कितना आ रहा है। जांच करने का ये अर्थ है कि FB जो आ रहा है वो 165 न्यूटन पर स्क्वायर mm से कम है ना, क्योंकि परमिशन तो इसी की है, परमिशन इसी की है, तो करना बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में जो आ रहा है वो निकालना है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या आ रहा है, इसी तरह शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा टाउ V, तो ये होता है शियर स्ट्रेस V बटा क्या
टी थिकनेस ऑफ वेव इंटू डी। अब शियर फोर्स, ये जब बेंडिंग मोमेंट m है तो शियर फोर्स b जो होता है वो WL/T होता है। शुद्धा लंबित धरण है यूडीएल लोडिंग के साथ में, m ये आएगा v ये आएगा। आने वाला शियर फोर्स v पता है, थिकनेस ऑफ वेव टेबल से पढ़ा जाएगा उस सेक्शन का, d उसकी कुल गहराई है, तो TW और d दोनों का वैल्यू रखोगे तो फिर टाउ v आएगा। अब टाउ v जैसे आया तो FB कुछ देखो ये परमिशन के अंदर है कि नहीं, इसी तरीके से टाउ v आया कुछ देखो टाउ एवरेज के, टाउ एवरेज कितना होता है 0.4 टाइम्स क्या FY, यानी लगभग 100 न्यूटन पर स्क्वायर mm से कम है कि नहीं, चेक करना है तुमको। जांच का मतलब ही यही है। इसी तरीके से लास्ट काम तुम क्या करोगे, डिफ्लेक्शन में तुम फार्मूला लिखाओगे 5 बटा, तुम फार्मूला लगाओगे 5/384 WL का पावर 4, स्मॉल w, कैपिटल W रहेगा तो क्यूब कर लेना, कैपिटल WL का क्यूब अपॉन EI। इससे निकालोगे तुम इसका डिफ्लेक्शन बीम का, आज देखोगे कि आने वाला डिफ्लेक्शन L/325 से ज्यादा है या कम है। कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो रिजेक्ट। जांच का मतलब ही यही है। देख लो वो क्या किया है, देखो सबसे पहले इसका सारा प्रभावी पार्ट ये यूडीएल ये आ गया, इस पर इस्पात का ग्रेड ये हो गया, तो इसका देखो सीधे पहले मोमेंट निकाला। हम सबसे पहले मोमेंट नहीं निकाला है, WL²/8, देखो WL²/8 निकाला, मोमेंट आ गया। फिर शियर फोर्स WL/2 निकाल दिया, शियर फोर्स आ गया। अब वो क्या करेगा, तुरंत टेबल से पढ़ेगा सब, क्या क्या इसका सब कुछ पढ़ेगा टेबल का। कैसे, टेबल में हमको जेड की जरूरत पड़ेगी, देखो जेड पढ़ लिया इसका, अच्छा ये WSM LSM से लगा रहा है तो इसका हिसाब दूसरा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अंत में यही करेगा, लगा करके अंत में ये क्या करेगा, यही करेगा जो मैं किया हूं, चेक करेगा। पहले बेंडिंग स्ट्रेस निकालेगा, देखो यहां पे जांच किया, अविकल्प अपरूपण सामर्थ्य, अविकल्प अपरूपण सामर्थ्य इतना है और जबकि आ इतना रहा है, सुरक्षित है। अविकल्पन नमन आघूर्ण, अविकल्प इसका बीम की जो क्षमता है वो 193 है, आ रहा है 113, सुरक्षित है। आ तो 113 रहा था, निकाला था, ये इसका प्लास्टिक एनालिसिस से निकाल दिया, सही है। और किंतु शुद्धा लंबित धरण के लिए सुरक्षित है। उसके बाद विक्षेप की बात, देखो विक्षेप वाले में कोई LSM WSM होता नहीं है, सोम का फार्मूला लगता है, देखो उसी से निकाला है, आया है जो है 2.47, अधिकतम अलाउ है 16.9, ये 16.9 कहां से आया है, L इफेक्टिव अपॉन 325, देख लो यहाँ पे कहना कि L/325 से कम होना चाहिए, L/325 की वैल्यू 16.9 है, और जो आया है वो 2.47 है, तो सुरक्षित है। खत्म हो गया बात, यहाँ पे क्लियर बात। अब अगला पूछा है हम लोगों से क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सुनो, गसेट स्तंभ, गसेट कॉलम बेस का विकल्पन हेतु प्रक्रिया लिखिए। गलत इसलिए क्योंकि इस बार सिलेबस में गसेट प्लेट का विकल्पन हटा दिया है, गसेट आधार हटा दिया है, बल्कि केवल स्लैब बेस रह गया है, जिसको मैं पढ़ा दिया हूं, स्लैब बेस को, गसेट बेस अब नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, ये तो पूरा इसी को, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्लिन के अभिकल्पन की विधि, ये भी गलत। देख लो ये सब तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे, आते नहीं थे, हालांकि पहले थे सिलेबस में लेकिन आते नहीं थे, 2020 में दे दिया। पर्लिन के अभिकल्पन की विधि नहीं आएगा क्योंकि हटा दिया सिलेबस से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, चिमनी का था शायद, वो पूछा था, अच्छा ये पूछा है एक क्वेश्चन, क्या एक लैप जोड़ में 25 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर की दो प्लेटें हैं, 25 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर की दो प्लेटें हैं, 28 mm के रिवेट से जोड़ा गया है, जोड़ की सामर्थ्य और दक्षता। सबसे आसान क्वेश्चन है, लैप जोड़ में एक 25 की एक 20 की, तो 20 वाले पर सब निकालना, 20 वाले पर सब निकालना। कैसे, लैप जोड़ में है, कटेगा, सीयरिंग बियरिंग और टीयर तीनों निकाल लेना, टीयरिंग के समय पीटी वगैरह निकालते समय पतली प्लेट की मोटाई ली जाती है, सब निकाल करके जो सबसे कम, ये LSM से लगाया तुम WSM से लगा देना। ये आसान क्वेश्चन आ गया, ये कर लेना, पूरा आसानी है, ये सबसे पहले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। तो यही पूरा आपका क्वेश्चन था, पूरा हमने क्लियर कर दिया। ये पेपर सबसे टिपिकल था, लेकिन अब मुझे जहां तक मालूम है यदि क्लास आप किए हैं तो एक को क्वेश्चन अब नहीं होगा जो नहीं समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको क्लास करने के बाद ये आया हो तो प्लीज रिप्लाई कमेंट में जरूर करिएगा कि हाँ सर लगा है कि पेपर कर जाएंगे। मेरा यकीन करिए ये बाकी जितने पेपर आए ना सबसे टफ पेपर था, थ्योरी का वेटेज बहुत कम था, केवल एक क्वेश्चन थ्योरी से था कि और रिवेट जोड़ का फेल्योर समझाइए, वो भी थोड़ा टेक्निकल ही था, आसान नहीं था, ये नहीं कुछ भी भर दो, समझ गया। तो अगर पसंद आ रहा है फट तो फटाक से जाइए, अपने बाकी दोस्तों को क्लास के बारे में बताइए, अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, उन तक बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है।
बाकी आप लोग अगला पेपर कौन सा चाहते हैं उसके बारे में तुरंत मुझे बताइए, इंतजार कर रहा हूं कमेंट का। उसके बाद तुरंत अगला पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोग के डिमांड पे। अगला पेपर इससे इजी कराऊंगा, हार्ड नहीं कराऊंगा। तो अब आप समझ गए होंगे, जूनियर तक पहुंचाइए, अपने स्टेटस पर वीडियो को लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।